हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दूसरा चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला भाग अगर नहीं देखा हो तो उसे एक बार आप देख लें, क्योंकि आप पहला भाग देख लेंगे तो आपके दूसरा भाग आपके समझ में आएगा। उसमें एक टॉपिक रह गया था जिसको हम बता दें। जो ब्रह्मांड में जो कणों का विखंडन हुआ था वो कैसे हुआ था। यूरेनियम 235 जैसे इसका विखंडन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे ब्रह्मांड में जो कण जो फैल रहे थे उनका विखंडन हो रहा था, इस हिसाब से उनका विखंडन हुआ था यूरेनियम 235 के हिसाब से। ये टॉपिक उसमें रह गया था, इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया। अब आपको बताते हैं कि तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। यानी तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगा को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताएंगे। इसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। इसे आकाश गंगा जो है हमारी आकाश गंगा है, इसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको मालूम होगा कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि हमारे ब्रह्मांड में 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। ये तो आपको पहले लेक्चर में हमने बता दिया था। अब प्रश्न उठता है कि आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है जब आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। तो मिल्की वे या दूध मेखला या ऐरावत पथ क्या है। यानी कि हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, तो मिल्की वे दूध मेखला या ऐरावत पथ क्या है। यह मंदाकिनी
किनी और मिल्की वे दूध मेखला या ऐरावत पथ एक नहीं है, बल्कि मंदाकिनी का भाग है। यानी कि मिल्की वे दूध मेखला ऐरावत ये और मंदाकिनी एक नहीं है, बल्कि मंदाकिनी का एक भाग है, जिसे हम मंदाकिनी के भाग को जिसे हम मंदाकिनी को देख पाते हैं। यानी मंदाकिनी के भाग को हम देख पाते हैं। इसको सर्वप्रथम 1910 में इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1910 में देखा था। यानी कि जो मंदाकिनी है इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। यानी कि कब देखा था? 1910 में। इन तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं और इसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। जब आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है तो मिल्की वे दूध मेखला ऐरावत क्या है? ये मंदाकिनी और मिल्की वे दूध मेखला ऐरावत पथ एक नहीं है, बल्कि मंदाकिनी का भाग है, जिसे हम मंदाकिनी को देख पाते हैं। इसको सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1910 में देखा था। अब इसकी बनावट, आकाशगंगा की बनावट कैसी है?
इसकी आकाशगंगा की बनावट तस्तरी नुमा और सर्पिलाकार है। कैसी है? तस्तरी नुमा और सर्पिलाकार। आकाश गंगा की बनावट तस्तरी नुमा और तस्तरी नुमा इसकी बनावट है और सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार। इसकी बनावट कैसी है? तस्तरी नुमा और सर्पिलाकार है। इसमें 3 घूर्ण भुजाएं पाई जाती हैं। इसमें 3 घुणनशील भुजाएं पाई जाती। इसमें कितनी भुजाएं पाई जाती हैं? 3 घूर्णशील भुजाएं पाई जाती हैं। आइए हम आपको अब ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। इसमें 3 भुजाएं हैं। यहाँ से ले लिए, देखो ये है मध्यवर्ती भुजा है आपकी। ये नहीं, सॉरी, बाहरी भुजा। ये आपकी बाहरी भुजा हो गई, ये मध्यवर्ती भुजा हो गई आपकी, ये केंद्रीय भुजा हो गई, और ये हमारा ब्लैक होल हो गया, और ये हमारा सौरमंडल हो गया। परिपक्व तारे इसमें पाए जाते हैं। नवजीवी तारे हमारे भारी भुजा में पाए जाते हैं। और इसमें भारी भुजा में हमारे जैसे गैस है, धूलकण हैं, इसमें सब तारे पाए जाते हैं। आइए हम बताते हैं। इसमें धूलकण और गैस प्लस नवजीवी तारे, यह अपनी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यानी कि भारी भुजा हमारी इसमें जैसे धूलकण, तारे वगैरह इसमें पाए जाते हैं। ये अपनी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कौन सी भुजा में? बाहरी भुजा में।
अब केंद्रीय भुजा ले लो अब, और केंद्रीय भुजा से गुजर रहे हैं। इसके बाद में मध्यवर्ती भुजा, इस भुजा में हमारा सौर मंडल परिपक्व तारे पाए जाते और इसमें चमकीले शीतल तारे पाए जाते हैं। यानी मध्यवर्ती भुजा में, इस भुजा में हमारा सौरमंडल परिपक्व तारे पाए जाते हैं और इसमें चमकीले शीतल तारे पाए जाते हैं। कैसे तारे पाए जाते हैं? परिपक्व और शीतल तारे पाए जाते हैं इसमें। और इसमें तारों का समूह पाया जाता है। और इसमें तारों का समूह पाया जाता है। इसे ओरियन नेबुला इसे क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। और ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये लगातार ओरियन नेबुला कहते हैं। यह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है? लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। मध्यवर्ती भाग में
एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आपको। मध्यवर्ती भुजा में, इस भुजा में हमारा सौरमंडल परिव्यक्त तारे पाए जाते हैं और इसमें चमकीले शीतल तारे पाए जाते हैं और इसमें तारों का समूह पाया जाता है। इसे ओरियन नेबुला कहते हैं। यह लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। अब आ जाओ आप केंद्रीय भुजा में। केंद्रीय भुजा में केंद्रीय भुजा आपकी ये मालूम है आपको, ये केंद्रीय भुजा है हमारी, ये आप देख रहे हैं। इधर से बता दें, ये हमारी केंद्रीय भुजा है, ये हमारी मध्यवर्ती भुजा हो गई, भारी भुजा हो गई, नवजीवी तारे हो गए हमारे, ये तो भारी भुजा में पाए जाते हैं। सौरमंडल हमारा मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। अब तीसरे नंबर की आ गई हमारी केंद्रीय भुजा। केंद्रीय भुजा आ गई हमारी आंतरिक भुजा। इसमें मृत तारे पाए जाते हैं। इन्हीं तारों को ब्लैक होल अर्थात इस भुजा में मृत तारे पाए जाते हैं। मृत तारे कैसे पाए जाते हैं? इसमें ऊर्जा, इसमें ऊर्जा का समाप्त हो जाना और अपने स्थान पर सिकुड़ जाना। यह ब्लैक होल में चले जाते। किस में चले जाते हैं? ये ब्लैक होल में चले जाते हैं। इनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और ये अपने स्थान पर सिकुड़ जाते हैं। दूसरी बात इसमें एक तारे और होते हैं जो और एक तारा और होता है इसमें, कुछ तारे सिकुड़ते हुए अपने केंद्र पर विस्फोट करते हैं।
कुछ तारे कुछ कुछ तारे सिकुड़ते हुए अपने केंद्र पर विस्फोट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? ऐसे तारों को ऐसे तारों को सुपरनोवा तारे कहते हैं। ऐसे तारों को क्या कहते हैं? सुपरनोवा तारा कहते हैं। इन तारों का गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि सालों भर इनके केंद्र पर अंधेरा छाया रहता है। जो तारे विस्फोट करते हैं, जो तारे विस्फोट करते हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है क्योंकि इन तारों का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है जो अपना प्रकाश का प्रत्यावर्तन नहीं होने देते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देते हैं। अधिक होने के कारण, इनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण इसका प्रकाश का प्रत्यावर्तन नहीं होता है और यहाँ पर सालों भर अंधेरा छाया रहता केंद्रीय भुजा आपकी समझ में आई गई।
मैंने आपको बता दिया केंद्रीय भुजा में, ये केंद्रीय भुजा हमारी, ये केंद्रीय भुजा जो देख रहे हैं ये केंद्रीय भुजा है। इस भुजा में मृत तारे पाए जाते हैं। इसमें ऊर्जा का समाप्त हो जाना और अपने स्थान पर सिकुड़ जाना, ये ब्लैक होल में चले जाते हैं। दूसरे कुछ तारे सिकुड़ते हुए अपने केंद्र पर विस्फोट करते हैं। ऐसे तारों को सुपरनोवा तारे कहते हैं। जो तारे विस्फोट करते हैं इनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता और सालों तक अंधेरा छाया रहता है। दूसरे नंबर पर ये आपका आ गया मध्यवर्ती भाग। इस भुजा में हमारा सौरमंडल और परिपक्व तारे पाए जाते हैं और इसमें चमकीले शीतल तारे पाए जाते हैं और इसमें तारों का समूह भी पाया जाता है। इसे ओरियन नेबुला कहते हैं। ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। और फर्स्ट नंबर पर आ जाए भारी भुजा। इसमें धूल कण और गैस नवजीवी तारे ये अपनी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसमें हमारा और सौरमंडल भी है। इस भुजा में हमारा सौरमंडल भी पाया जाता है। नहीं सॉरी, इसमें नहीं पाया जाता। सौरमंडल हमारा मध्यवर्ती भुजा में पाया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें अब आपको दोबारा एक बार फिर बताते हैं। भारी भुजा ले लें। इसमें भारी भुजा में इसमें ये तारे दिख रहे हैं, धूल कण ये सब पाए जाते हैं। नवजीवी तारा, धूल कण सब हो गया। मध्यवर्ती भाग में इसमें हमारा सौरमंडल हो गया, परिपक्व तारे हो गए। इसमें चमकीले तारे और शीतल तारे पाए जाते हैं। केंद्रीय भुजा में दो तरीके के तारे पाए जाते हैं। एक तो मृत तारे जो सिकुड़ते हुए अपनी केंद्रीय भुजा में चले जाते हैं। दूसरे तारे वो होते हैं जो अपने सिकुड़ते हुए अपने केंद्र में विस्फोट कर देते हैं और प्रकाश का प्रत्यावर्तन नहीं होने देते हैं और सालों भर यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट करना। धन्यवाद।